नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक एनोमली आई और दिल्ली के एलजी के खिलाफ हम सबको याद होगा कि डीडीए के वाइस चेयरमैन और चेयरमैन के खिलाफ पेड़ काटने का कंटेम्प्ट का केस हुआ था। पेड़ काटने का कंटेम्प्ट का मतलब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में कोई केस रहा होगा उससे पहले, तो डीडीए को डायरेक्शन दे दिया गया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से अनुमति ना हो तब तक पेड़ ना काटे जाएं किसी रास्ते में। किसी स्थान का डेवलपमेंट हो रहा है तो ये है कि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ खड़े हैं, अब उन पेड़ों को काटना पड़ेगा तब डेवलपमेंट होएगा। सुप्रीम कोर्ट को चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर डायरेक्शन जारी कर दिया कि इस पर सुनवाई चल रही है, जब तक सुप्रीम कोर्ट से अनुमति ना ली जाए तब तक इस पर पेड़ ना काटे जाएँ। अब वो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया कि भाई पेड़ कट गए, ऐसा कहा गया कि एलजी ने डायरेक्शन दिया तो दिल्ली के एलजी फंस गए। वाइस चेयरमैन को दिल्ली में हम सब जानते हैं जहाँ कहीं भी डेवलपमेंट अथॉरिटी रहती है तो डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन नहीं होता है। डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन तो गवर्नर ही रहता है, लेकिन डेवलपमेंट अथॉरिटी का वाइस चेयरमैन रहता है जो एक आईएएस ऑफिसर या पीसीएस ऑफिसर, जैसा भी जिस प्रदेश की व्यवस्था है उस प्रदेश की व्यवस्था के अनुसार रहता है। वो डीएम रैंक का व्यक्ति होता है जो कि डीडीए का या डेवलपमेंट अथॉरिटी का वाइस चेयरमैन कहते हैं, वीसी कहते हैं उसको। तो मोस्टली सारे काम वो वीसी ही करता है, लेकिन चूंकि गवर्नर उसका चेयरमैन होता है तो गवर्नर की अनुमति कुछ मामलों में नोटिफिकेशन चाहिए होता है, गजट चाहिए होता है। बाकी जितनी पावर वीसी को डेलीगेट कर दी गई होती है उतना काम वो करता है। वीसी से मतलब वैसा ही है जैसे यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहता है और उसका चांसलर गवर्नर रहता है। परमानेंट चांसलर तो गवर्नर ही होता है यूनिवर्सिटी का भी, तो ऐसे ही डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी परमानेंट चांसलर गवर्नर रहता है, लेकिन वाइस चांसलर बैठता है। तो वीसी वाइस चेयरमैन बैठता है, वीसी रहता है। तो अब सवाल पैदा होता है कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो तो वीसी की है, लेकिन अथॉरिटेटिव बॉडी तो डीडीए की एलजी के पास रहती है। अब पेड़ कटे, पेड़ कटने के मामले में कोर्ट के कंटेम्प्ट का केस फाइल हो गया। कोर्ट का चूंकि कंटेम्प्ट का केस फाइल हो गया तो उस पर सम्मन हो गया, नोटिस हो गया। नोटिस होने के बाद वीसी ने अपना जवाब दिया, तो वीसी के साथ मेल ट्रांजैक्शन और ये वो, तो किसी ने तब तक कोर्ट के सामने कह दिया कि साहब ये तो एलजी साहब के डायरेक्शन में हुआ था, ये वीसी ने नहीं किया, एलजी ने किया। और एलजी ने स्पेशल ऑर्डर किए थे कि इस जगह को साफ किया जाए, पेड़ वेड़ काट कूट के साफ करके और इस पर ये कर दिया जाए। अब जब जैसे ही पता लगा कि कोर्ट को कि एलजी, तो ये हुआ कि एलजी पर कंटेम्प्ट लगाया जाए। अब एलजी तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, तो फिर वो नोटिस इशू हुआ कि क्यों ना एलजी के ऊपर कंटेम्प्ट का केस चलाया जाए। बड़ी बातें भी अच्छी खराब हो गई कोर्ट में, कोर्ट ने हड़काया धमकाया भी। वाइस चांसलर ने बाद में एक एफिडेविट लगा दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि साहब एलजी को पता ही नहीं था कि कोर्ट का डायरेक्शन भी है। अब इस मामले की एक गंभीरता यह है कि कोर्ट का डायरेक्शन है, अब किसी को पता है या नहीं पता है, कोर्ट का डायरेक्शन का मतलब कानून है। कानून का उल्लंघन जानबूझ के किए जाए या अनजाने में किए जाए, उल्लंघन माना जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी ने मर्डर किया, जानबूझ के मर्डर किया, उसको ये नहीं मालूम कि कानूनन मर्डर अपराध है, लेकिन जानबूझ के उसने मर्डर किया, तो क्या अगर वो ये प्ली लेना चाहता है कि मैंने तो मर्डर किया ही नहीं, मैंने मर्डर किया लेकिन मुझे मालूम ही नहीं था कि ये अपराध है, अब सब आज से पता लग गया, कल से मैं नहीं करूँगा, तो क्या ये अपराध नहीं है? तो अपराध तो माना जाएगा। इसमें एक केस और आया था, पुराना एक केस है, मैं इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक पुराना केस है जिसमें एक अफ्रीका से कोई जहाज जा रहा है इंग्लैंड के लिए, और उस जहाज में स्त्रियां भी हैं, पुरुष भी हैं, उसका जो स्टाफ भी है। जब वो जहाज चला था तब कानून ये था कि जो जहाज के पायलट रहते हैं वो अगर शिप में कोई स्त्रियां रहती हैं और वो उनके साथ म्यूचुअल कंसेंट के साथ उनके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाती हैं तो कोई बुराई नहीं है। अगर जहाज का मेंबर, जहाज का पायलट या क्रू मेंबर जबरदस्ती करते हैं तो फिर कैटेगरी में आता है, लेकिन अगर जबरदस्ती नहीं करते, म्यूचुअल कंसेंट, तो कोई बुराई नहीं। जहाज गहरे समुद्र में था, उसी समय इंग्लैंड ने कानून पास कर दिया, और इंग्लैंड ने कानून ये पास किया कि कोई भी क्रू मेंबर या पायलट किसी भी स्त्री के साथ कोई संबंध नहीं बना सकता, सेक्सुअल रिलेशन नहीं बना सकता, ना ही कंसेंट से ना ही बिना कंसेंट से, और अगर वो ऐसा करता है तो ये अपराध है। अब वो शिप पहुंचा इंग्लैंड,
तो पता लगा कि भाई इसने तो रास्ते भर एक स्त्री उसके साथ आई है और अब कानून ये कह रहा है कि स्त्री के साथ ऐसे संसार नहीं कर सकता सरकारी आदमी। उनकी गिरफ्तारी हो गई, कोर्ट में प्ली गई। कोर्ट में उसने कहा कि साहब हम मेरी मेंसरिया नहीं थी, मेरा इंटेंशन नहीं था, और चूंकि मेरा इंटेंशन नहीं था इसलिए मैं इसमें अपराधी नहीं हूं और मुझे मालूम भी नहीं था, कोई सोर्स भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि उस समय जिस समय के केस की बात है उस समय ना तो हॉटलाइन हुआ करती थी, ना वायरलेस हुआ करता था, ना सैटेलाइट हुआ करता था, ना फोन लाइन हुआ करती थी। बस जब चलते थे तो खबर होती थी, जब पहुंचता था तो खबर होती थी। समुद्र में कभी कभी जहाज डूब जाता था तो भी नहीं पता लगता था, बहक कर दूसरे देश में चला जाता था तो भी नहीं पता लगता था, क्योंकि कम्युनिकेशन का कोई ऐसा साधन था ही नहीं जैसा आज है। तो सवाल ये पैदा हुआ कि उस पायलट ने कहा कि साहब हमने तो अपराध किया नहीं है क्योंकि मुझे मालूम नहीं था, और जब मैं चला तब अपराध था नहीं, जब मैं यहाँ रास्ते में था तब अपराध घोषित किया गया, इसलिए मुझे मेंसरिया के आधार पर छोड़ दिया जाए। कोर्ट ने कहा वायलेशन ऑफ लॉ नॉट एग्जाम्पेबल, कानून का उल्लंघन किसी भी तरह से क्षम्य नहीं है, और कानून का उल्लंघन कानून कह रहा है, तुम्हें मालूम है नहीं मालूम है वो तो कोई विषय ही नहीं है, लेकिन कानून है और तुमने ये किया है, जानबूझ के किया है, इसलिए उनको अपराधी ठहराया गया था कि भाई कानून बन गया है चाहे तुम्हें पता हो या ना हो। अब इस बात को एलजी वाले केस में लगा लेते हैं कि भाई उनको मालूम है कि नहीं मालूम है, डायरेक्शन है कि नहीं है, तो उनको मालूम है कि नहीं मालूम है कि डायरेक्शन है कि नहीं है, लेकिन डायरेक्शन तो है, और डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट का तो वो कानून का रूप ले लेगा, और कानून का रूप है तो कंटेम्प्ट है। इस केस की सुनवाई में जब वीसी ने ये एफिडेविट लगाया तो फिर ये हुआ कि 31 तारीख तक का 31 जुलाई का टाइम दे देते हैं, 21 जुलाई तक इसका क्लैरिफिकेशन दीजिए, कंटेम्प्ट होगा नहीं होगा, क्या माना जाए क्या ना माना जाए, और फिर अगली तारीख को 21 जुलाई से पहले ही 24 जुलाई को इसमें एक नया केस हो गया। जस्टिस गवई ने चीफ जस्टिस को लिख दिया। जस्टिस गवई ने कहा कि ऑनरेबल जस्टिस ओका की अदालत में जो केस चल रहा है एलजी कंटेम्प्ट वाला या ट्री कंटेम्प्ट वाला, ये उनके पास जाने से पहले ऑलरेडी केस हमारे पास है, हमारे कोई दूसरी पिटीशन आई थी, हमारे पास वो केस था, और हमारे पास केस होने के नाते इसकी मैं सुनवाई कर रहा था, इस पर मैंने नोटिस इशू कर रखा है। और उससे पहले ऑनरेबल जस्टिस ओका की अदालत में महीनों के हिसाब से रोज केस चल गया। ये ठीक नहीं है कि दो अदालतें इसको सुने। उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा कि जस्टिस ओका की अदालत से केस को विड्रॉ करवाया जाए। अब इसको लोग ये मतलब जो सामान्य एनोमलीज टाइप की हैं, इस तरह की हम लोग चर्चाएं करते हैं, उसमें लोग कह सकते हैं कि ऑनरेबल जस्टिस ओका की अदालत में भी ट्रांसफर किया जा सकता था। ऑनरेबल जस्टिस गवई ऑनरेबल जस्टिस ओका की अदालत में बाकी फाइलें भेज देते, क्योंकि ट्रायल वहां पर लंबा चल गया है। सवाल लेकिन यहां पर दूसरी एनोमली यह है कि पहले केस ऑनरेबल जस्टिस गवई की अदालत में फाइल किया गया था, ऑनरेबल जस्टिस गवई ने नोटिस इशू कर रखा है, तब तक दूसरा केस ऑनरेबल जस्टिस ओका की अदालत में चला गया। ये गलती रजिस्ट्री की है, रजिस्ट्री को चेक करना चाहिए कि ऑलरेडी केस किस अदालत में है और उसके साथ उसको अटैच कर देना चाहिए। लेकिन रजिस्ट्री से भी भूलें हो जाती हैं, क्योंकि सारे मैटर्स को हालांकि अब ऑनलाइन धीरे धीरे होता जा रहा है, लेकिन फिर भी रजिस्ट्री से भूलें हुई नहीं पकड़ पाए। वो जनरली वो पकड़ लेते हैं और उस अदालत में भेज देते हैं जिस अदालत में पहले से कोई केसेस चल रहे हैं, उसमें अटैच कर देते हैं फाइल। लेकिन यहां पर ऑनरेबल जस्टिस ओका की अदालत में वो चला गया। ऑनरेबल जस्टिस ओका और भुवन, ऑनरेबल जस्टिस भुवन, ये वो सॉरी ऑनरेबल जस्टिस उज्ज्वल भुवन, सही है, ऑनरेबल जस्टिस उज्ज्वल भुवन की अदालत में ये केस चल रहा है और वो बड़े पैमाने पर पहुंच गया है। तो सवाल यह पैदा होता है कि जिसने पहले जिसकी अदालत में केस फाइल हुआ उसमें सब अटैच हो, या फिर जिसकी अदालत में प्रोसीडिंग लंबी चल गई है उसमें अटैच हो। क्योंकि ऑनरेबल जस्टिस गवई की अदालत में अभी तक सुनवाई नहीं शुरू हुई थी, केवल नोटिस हुआ था, और ऑनरेबल जस्टिस ओका की अदालत में सुनवाई लंबी हो चुकी थी, लेकिन वो केस बाद में हुआ था। तो नई एनामली आ गई। कोर्टों में इस तरह की एनामलीज आती रहती हैं, इनको सॉल्व करना कोर्ट का काम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चीफ जस्टिस को जब ऑनरेबल जस्टिस गवई ने लिखा तो खुद केस क्यों नहीं ट्रांसफर कर दिया। तो इस मामले में ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि रोस्टर चीफ जस्टिस के पास होता है। आपको याद होगा ऑनरेबल जस्टिस मिश्रा, दीपक मिश्रा की अदालत में रोस्टर का ही मामला पड़ा था। 4 जजेस वो रोड पर उतर आए थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली थी कि हमको सीनियर जजेस होते हुए हमको केस नहीं मिल रहे हैं और जूनियर जजेस को केस ट्रांसफर कर रहे हैं, ये वो सब।
हालांकि वो सीनियर जजेस जब थे तब थे, अभी तो जो उनसे जूनियर जिनकी वो बात कर रहे थे वही सब सीनियर हैं। लेकिन ये एक मन का प्रभाव भी रहता है कि साहब हम भी सीनियर हैं, जबकि सारे जजेस ऑनरेबल हाई कोर्ट से आते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं या सीनियर मोस्ट जज होते हैं या उनकी काबिलियत होती है, तब वो वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन फिर भी ये मन का धन तो रहते ही, मैं 1 साल सीनियर हूँ या 6 महीने सीनियर हूँ इसलिए मैं ज़्यादा जानता हूँ या मैं सीनियर हूँ, ये सब बात है। तो 4 जजेस ने रोड पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इस बात के लिए कर दी थी कि ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा के पास रोस्टर है, यानी कि अदालत किस अदालत में केस जाएगा इसकी अधिकार उनके पास है और वो इसका मिसयूज कर रहे हैं, ऐसा उनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया था। ऐसा ही एक केस अभी कोलकाता हाईकोर्ट में भी आया, बड़ा मजेदार केस है, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस केस के बीच में एक एनामली है, वो एनामली की बात ही आती। ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस टी.एस. शिवांगनानम और ऑनरेबल जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य, तो ऑनरेबल जस्टिस भट्टाचार्य और ऑनरेबल जस्टिस शिवज्ञानम, सॉरी अगर नाम गलत हो रहा हो तो, इनकी अदालत में एक पीआईएल आई, कल ही की बात, आज ही की बात है। पीआईएल में ये कहा गया कि भाई ये जो एक जस्टिस हैं, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, ऑनरेबल जस्टिस हैं, उनके हस्बैंड जो है वो अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं और उनके नाम से ये कर रहे हैं, उनके नाम से वो कर रहे हैं, और वो जज साहिबा जो हैं वो भी बहुत इफेक्टिव नहीं है समाज के बीच में, उनकी वजह से जरा बड़ा गड़बड़ जा रहा है, पब्लिक स्पिरिट नहीं है उनमें, पब्लिक उनको पसंद नहीं करती कि उनके ऑर्डर्स ये वो रहते हैं। वो जज साहिबा की ये खास बात बता दूं कि वो जज साहिबा लगभग उनके पास जितने केसेस गए हैं वो सारे केसेस में और सरकार के खिलाफ गए हैं, तो उनमें मोस्टली केसेस में ममता बनर्जी के खिलाफ एडवर्स ऑर्डर हुआ है। और ममता बनर्जी के पास कलकत्ता हाई कोर्ट से तो एडवर्स ऑर्डर हो ही रहे हैं, क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी अपनी सारी सीमाएं पार भी कर चुकी हैं और वो सरकार का मतलब अपने घर, वहां की रानी या राजा अपने आप को समझने लगे हैं और देश का राजा समझने लगे। तो ये बात तो सही है कि कोर्ट के सामने जाएगा तो ऑर्डर तो उनके खिलाफ होने ही है, लेकिन चूंकि चीफ जस्टिस तय करता है कि भाई कहां पर केस जाएगा और कौन सुनेगा और इस प्रकार के केसेस कौन सुन रहा है, तो लगभग वो उन्हीं के बाद ट्रांसफर होते रहते हैं जो उस प्रकार के केसेस सुन रहा होता है। इसलिए लगता है कि सरकार के खिलाफ यही जज साहिबा ऑर्डर कर रही है, यही ये कर रही है, वो कर रहे हैं। उनके सीट पर बैठकर भी उनका कोई स्टेटमेंट आ गया था। इस बात को लेकर पीआईएल फाइल होगी कि साहब इनको इनके वाले केसेस ये हटा दिए जाए, वो कर दिए जाए। तो 2 जजेस की बेंच ने ये कहा कि भाई ये रोस्टर तय करना तो चीफ जस्टिस का काम है, ये तुम नहीं तय करोगे, हम नहीं तय करेंगे, ये तो चीफ जस्टिस तय करेंगे और इस तरह का तुमने जो अटेम्प्ट किया है वो क्षमा योग्य नहीं है, ये फ्रिवलेस हैं सारे। आप किसी जज के खिलाफ बिना किसी एविडेंस के, केवल उनके स्टेटमेंटों के आधार पर या उनके ऑर्डर जो सरकार के एडवर्स गए हों उनकी वजह से तुम इस तरह का बात कर रहे हो, लेकिन ये बात ठीक नहीं। और भविष्य अभी 50,000 रुपया जुर्माना लगा दिया और 50,000 जुर्माने के साथ साथ उनको भविष्य में पीआईएल फाइल करने पर रोक लगा दी कि भाई इन जज साहब की, इन एडवोकेट की, एडवोकेट संजय राय रहे होंगे, संजय दास, उनको बैन कर दिया गया कि ये नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं कि अब मैं इसको समझा रहा था कि ये रोस्टर का मामला है और रोस्टर चीफ जस्टिस तय करता है। ये आज ही ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। जब ऑनरेबल जस्टिस गवई ने ये मामला चीफ जस्टिस को लिखा तो चीफ जस्टिस, अब चूंकि ये तो बात सही है कि रोस्टर चीफ जस्टिस ही तय करता है, तो रोस्टर तो चीफ जस्टिस ही तय करता है और चीफ जस्टिस के पास लिखा गया। तो चीफ जस्टिस ने क्या किया कि ऑनरेबल जस्टिस ओका के पास बाकी केसेस, ये वाली फाइल भेजने के बजाय ऑनरेबल जस्टिस ओका से वो फाइलें अपनी अदालत में मंगा ली। 3 जजेस की बेंच ने ये ऑर्डर किया, वो 3 जजेस की बेंच सुनेगी, ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा, ऑनरेबल जस्टिस पार्डीवाला और ऑनरेबल जस्टिस चीफ जस्टिस। ये तीनों उन केसेस को अब सुनेंगे जो एलजी वाला मामला है। अब इसके पीछे किसी को राजनीति दिख सकती है, किसी को कुछ और दिख सकता है, किसको फेवरिज्म दिख सकता है, किसको नेपोटिज्म दिख सकता है, किसी को, ये देखने की बात है। लेकिन लीगल प्रोसीडिंग कुछ इसी प्रकार की होती है कि रोस्टर ऑनरेबल चीफ जस्टिस तय करते हैं और ऑनरेबल चीफ जस्टिस को मुझे लगता है इस केस में ये लगा होगा कि 2 अदालतें में किसी को छोटा बड़ा ना समझ के क्यों ना 3 जजेस की बेंच जो कि चीफ जस्टिस की अदालत है वही सुन ले। तो मामला ऑनरेबल जस्टिस ओका और मामला ऑनरेबल जस्टिस गवई के दोनों के हाथ से निकलकर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने उसको अपनी सुनवाई के लिए रख लिया है। अब उस पर वो सुनवाई करेंगे कि भाई डीडीए के चेयरमैन के रूप में या चांसलर के रूप में या वाइस चांसलर के खिलाफ क्या कंटेम्प्ट का केस होगा, कंटेम्प्ट माना जाएगा नहीं माना जाएगा, वो आगे तय करेंगे।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।